केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में मोहन और प्रताप नाम के दो दोस्त रहते थे। मोहन हमेशा गरीबों की मदद और भलाई करने में विश्वास रखता था, जबकि उसका दोस्त प्रताप इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक दिन प्रताप ने मोहन से कहा, अरे ओ मेरे प्रिय मित्र मोहन, तुम जितनी कमाई दूसरों की भलाई में लगा देते हो ना, एक दिन बड़ा नुकसान उठाओगे। समझ में आ रहा है? यह सुनकर मोहन ने कहा, अरे मित्र, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी, कर भला तो हो भला। अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? याद रखना प्रताप, तुम जो दूसरों को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। यह सुनकर प्रताप ने कहा, अरे यार, ये सारी बातें ना बुजुर्गों के मुंह से बड़ी अच्छी लगती हैं। अरे भाई देखो, मैं आज भी कहता हूं कि तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है, लेकिन तुम उसे बेचकर आधे से ज्यादा पैसे यूं ही बर्बाद कर देते हो। प्रताप की बात सुनकर मोहन मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया। उसे पता नहीं था कि प्रताप भीतर ही भीतर उससे जलने लगा था। मोहन के जाने के बाद प्रताप गुस्से में बड़बड़ाने लगा, इसकी फसल सबसे अच्छी होती है और ऊपर से ये गांव में भलाई का ढिंडोरा पीटता रहता है। अरे लोग इसे सम्मान देते हैं, जबकि मुझे कोई नहीं पूछता। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक तो ये मेरी सुनता नहीं, तो ठीक है, अब मैं भी बताता हूं कि मैं कौन हूं। प्रताप कुछ देर बाद अपने घर पर चला गया। प्रताप का क्रोध भरा चेहरा देखकर प्रताप की पत्नी विमला प्रताप से बोली, क्या बात है, आपके चेहरे पर गुस्सा क्यों झलक रहा है? प्रताप बोला, अरे क्या बताऊं, ये जो कुछ भी है ना, सब मेरे मित्र मोहन की वजह से है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे विमला, तुम तो जानती हो कि मोहन की फसल गांव में सबसे अच्छी होती है और वो फसल बेचकर आधे से ज्यादा धन दिखावे के लिए लोगों की भलाई में लगा देता है। अरे गांव के लोग जितना उसका सम्मान करते हैं ना, मेरा बिल्कुल भी नहीं करते। मैं अंदर ही अंदर जल जाता हूं। काश कि ऐसा हो जाता कि मोहन की उपजाऊ जमीन उससे छिन जाती, तो उस दिखावेबाज की अकल ठिकाने आ जाती, तब समझ में आता। अच्छा तो ये बात है, इसके लिए तो आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। ए जी, तुम्हारा मित्र जमींदार है, जमींदार के पास बैठकर भी तुम्हारे अंदर कुछ समझ नहीं आई। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने मित्र मोहन को जमींदार से कर्ज लेने के लिए उकसाओ। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है विमला। अरे मोहन के पास उपजाऊ जमीन है, धन है, आखिर वो मेरे कहने पर जमींदार से कर्ज क्यों लेगा? तुम्हारी बुद्धि तो बैल बुद्धि ही रहेगी। अब मेरी बात गौर से सुनो। इतना कहकर विमला प्रताप के कानों में आहिस्ता से कुछ बताने लगी। विमला की बात सुनकर प्रताप कुटिल मुस्कान लिए हुए अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, ओ वास्तव में विमला, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह क्या बात है, बीवी हो तो ऐसी। अगले दिन प्रताप जमींदार के पास जाकर बोला, जमींदार साहब, इस गांव की हर जमीन पर लगभग आपका ही कब्जा है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कि मेरे मित्र मोहन की जमीन। वो बहुत उपजाऊ जमीन है, आप उसकी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? यह सुनकर जमींदार ने कहा, अरे भाई, कब्जा ऐसे ही थोड़ी ना कर लिया जाता है, उसके लिए योजना बनानी पड़ती है। परंतु मोहन तो तुम्हारा मित्र है, फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसके खेत पर कब्जा कर लूं? प्रताप मुंह बनाता हुआ बोला, क्योंकि मुझे मोहन का भलाई का दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं। देखो जमींदार साहब, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे कि आप मोहन की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। जमींदार ने बड़े ही संतुष्टि भरे स्वर में कहा, तो ठीक है, मैं भी मोहन की जमीन पर कब्जा करने के दिन रात जो सपने देखता रहता हूं, लगता है अब वो जल्द सच होने वाले हैं। चलो अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि योजना क्या है। तो सुनो जमींदार, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को मोहन के घर पर भेज दीजिए, जिसे मोहन ना जानता हो और ना ही कभी देखा हो। वो बूढ़ा मोहन से अपनी बेटी का विवाह ना होने का दुखड़ा रोएगा और उससे धन मांगेगा, और वो इतना धन मांगेगा कि मोहन के बस के बाहर की बात होगी। जैसा कि मैं मोहन का स्वभाव जानता हूं, वो तो उस बूढ़े को मना करेगा नहीं, और मैं वहां पर मौजूद रहूंगा और मैं मोहन को आपसे कर्ज लेने की सलाह दूंगा। बस एक बार मोहन ने आपसे कर्ज ले लिया, उसके बाद तो उस कर्ज पर भारी ब्याज पे ब्याज लगाते रहना, और इस मामले में तो आपका कोई जवाब नहीं है। क्यों जमींदार साहब, सही कहा ना? अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे मान गए प्रताप, तुम वाकई में प्रतापी हो।
तुम्हारी खोपड़ी का जवाब नहीं भाई। अपनी तारीफ सुनकर खुश होता हुआ प्रताप बोला, मैं मोहन के घर पर ही जा रहा हूं, आप किसी बूढ़े नौकर को भेज देना, और हां, ऐसे बूढ़े नौकर को भेजना जिसे प्रताप ना जानता हो। कुछ ही देर में प्रताप मोहन के घर पर चला गया और उससे बातें करने लगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति मोहन के घर पर आकर रोते हुए बोला, मैं दूसरे गांव से आया हूं बेटा, मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है कि तुम लोगों की भलाई का काम करते हो, लोगों की मदद करते हो। बेटा, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूं। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, बोलो तुम्हारी क्या समस्या है। अरे बेटा, कल मेरी बिटिया का विवाह होना है, मगर आज मेरे घर पर चोरी हो गई। मैंने बिटिया के विवाह के लिए जितने भी गहने बनवाए थे वो सब चोरी हो गए बेटा। मैं महाराज के पास भी मदद मांगने गया, परंतु महाराज कहां हम जैसे छोटे तुच्छ लोगों की मदद करते। उन्होंने कोई मदद नहीं की। अब केवल एक ही रास्ता है, या तो तुम मेरी सहायता कर दो या तो फिर मैं जाकर आत्महत्या कर लूं। यह सुनकर मोहन ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ बाबा, लेकिन बाबा विवाह के लिए तो बहुत धन की आवश्यकता होगी और मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी है। इतने सारे धन की व्यवस्था मैं कैसे करूंगा। इतने में ही योजना के अनुसार प्रताप एकदम से बोला, अरे तो चिंता क्यों करते हो मोहन, जमींदार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम तब तक उससे कर्ज ले लो और जब तुम्हारी फसल कटे तो तुम उसका कर्ज चुका देना। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा प्रताप। इतना बोलकर मोहन उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, बाबा आप यहीं रुको, मैं कुछ देर में वापस आता हूं। मोहन प्रताप के साथ जमींदार की हवेली चला गया। जमींदार मुस्कुराते हुए मोहन से बोला, मोहन मैं तुम्हें 1 महीने के लिए इतना धन तो दे सकता हूं जितना तुम मांग रहे हो, मगर भैया 1 महीने के बाद मुझे मेरा धन वापस चाहिए। हाँ हाँ ठीक है जमींदार साहब, आप चिंता मत करो, कुछ दिन बाद मेरी फसल कट जाएगी, उसके बाद आसानी से आपका सारा धन लौटा दूंगा। मोहन की यह बात सुनकर जमींदार ने मोहन को मुद्राएं पकड़ा दी। मोहन ने खुश होते हुए घर पर जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को मुद्राएं दे दी। वो बूढ़ा व्यक्ति सीधे जमींदार की हवेली चला गया और मुद्राएं वापस जमींदार को देते हुए कहने लगा, ये लीजिए जमींदार साहब, आपका धन घूम फिरकर आपके ही पास आ गया। जमींदार मन ही मन खुश होता हुआ सोचने लगा, अरे प्रताप ने बहुत प्रतापी योजना बनाई है, मेरा तो दिल खुश हो गया, मेरा धन भी मेरे पास वापस आ गया और मोहन मेरा कर्जदार भी बन गया। वाह भाई वाह। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ दिन बाद मोहन अपनी फसल काटकर राज्य में बेच आया और जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए जमींदार की हवेली पर पहुंच गया और एक सिक्कों की पोटली जमींदार को देते हुए बोला, ये लीजिए जमींदार साहब, मैंने आपसे जितना कर्ज लिया था उतना मैं वापस कर रहा हूं, लीजिए। जमींदार एकदम से तुनक कर बोला, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मोहन, तुम जो धन मुझे वापस कर रहे हो वो तो असल है। अरे भैया मुझे ब्याज भी चाहिए। ये सुनकर मोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या? लेकिन जमींदार साहब, मेरे और आपके बीच ब्याज की बात तो हुई ही नहीं थी, बस ये था कि आप मुझे पैसे दोगे और मैं 1 महीने बाद आपको वापस कर दूंगा। ये ब्याज कहां से आ गया? तो क्या मैंने तुम्हें कर्ज देने का ठेका ले रखा था? कौन सा मुझे कीड़ा काट रहा था कि मैं तुम्हें पैसा दूं? ए भाई, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा धन ब्याज के साथ वापस चाहिए, सूद समेत। मोहन ने जमींदार की यह बात सुनकर कहा, ठीक है, बताइए आपका कितना ब्याज होता है, मैं आपका ब्याज भी लौटा दूंगा, बताइए। जमींदार ने मोहन को ब्याज की इतनी राशि बताई कि मोहन को चक्कर आने लगे। वो कहने लगा, इतना भारी ब्याज, ये तो सरासर अन्याय है जमींदार साहब, इतना भारी ब्याज तो मैं अपना खेत बेचकर भी नहीं चुका सकता। यह सुनकर जमींदार एकदम से बोला, कान खोल के सुन लो, तुम्हारा खेत अब तुम्हारा नहीं मेरा हुआ। जब तक तुम मेरी रकम सूद समेत नहीं लौटा देते तब तक तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा रहेगा, बस बात खत्म, निकल जाओ यहां से। यह सुनकर मोहन भी गुस्से में बोला, ये तुम मेरे साथ सरासर धोखा कर रहे हो, तुम देखना इसकी शिकायत मैं महाराज से करूंगा। अगले दिन मोहन केशव नगर राज्य के राजा आदित्य के महल में पहुंच गया और सारी घटना राजा आदित्य को बताते हुए बोला, महाराज की जय हो, महाराज मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मेरी सहायता कीजिए, अन्यथा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। राजा ने मोहन की बात सुनकर कहा, तुमने जो बताया उसे सुनकर तो मुझे भी क्रोध आ रहा है, परंतु मैं जमींदार और तुम्हारे मित्र प्रताप को भी महल में बुलाऊंगा।
पहले उनसे भी समझूंगा, फिर कुछ फैसला करूंगा। कुछ देर बाद प्रताप और जमींदार राजा आदित्य के सामने खड़े हुए थे। राजा आदित्य जमींदार से बोला, मोहन ने मुझे बताया कि तुमने अपनी मर्जी से भारी ब्याज लगाकर मोहन का खेत हड़प लिया। यह सुनकर जमींदार बोला, हड़प लिया? अरे ये तो सरासर मेरे ऊपर झूठा आरोप है महाराज। अरे ये मोहन झूठ बोल रहा है महाराज, ब्याज की बात करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप प्रताप से पूछ लीजिए ना। प्रताप तो मोहन का मित्र है ना, वो तो सच बोलेगा। क्यों भैया प्रताप, बताओ। राजा आदित्य प्रताप से बोला, क्या यह सत्य है प्रताप? जी महाराज, जमींदार सच बोल रहा है। यह सुनकर मोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा और प्रताप से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो प्रताप? हाँ सही तो कह रहा हूं मोहन, भला मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोलने लगा? वैसे भी मैं गांव में तुम्हारी झूठी प्रशंसा सुन सुनकर तंग आ चुका हूं। यह सुनकर राजा आदित्य ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो प्रताप? महाराज सीधी बात यह है कि मोहन एक झूठा व्यक्ति है। यह अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देता है, ऐसा गांव के लोग समझते हैं। परंतु मैं जानता हूं महाराज कि यह सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है, ताकि लोग आपको नहीं बल्कि इसे अपना राजा समझें। यह बहुत चालाक है महाराज। इतना सुनते ही मोहन चिल्लाकर बोला, यह सरासर झूठ बोल रहा है महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। राजा आदित्य गुस्से से मोहन से बोला, तुम ये बताओ कि क्या यह सत्य है कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देते हो? जी महाराज, यह सत्य है। अरे तो क्या तुम अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हो? इस राज्य के राजा हम हैं कि तुम? लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी रकम लुटाने के बजाय समझदारी से काम लेते तो आज तुम्हारे पास इतना धन होता कि तुम इस जमींदार के पैसे ब्याज के साथ भी लौटा देते। इतने में जमींदार भी बोल पड़ा, महाराज मैं जानता हूं कि मोहन के पास अब कुछ नहीं बचा। मोहन मेरे गांव का है, इसीलिए इसके बुरे काम को देखते हुए फिर भी मुझे इसके ऊपर तरस आ रहा है। आखिर है तो बेचारा अपने गांव का ही ना। एक काम हो सकता है, मेरी एक जमीन पड़ी हुई है, अगर आप चाहें तो। राजा आदित्य ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि मोहन अब कभी भी मेरी रकम तो ब्याज सहित लौटा नहीं सकता। ये तो आप देख ही चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप स्वयं ये ऐलान कर दें कि आज से मोहन का खेत मेरा हुआ। इसके बदले में मैं एक जमीन का छोटा टुकड़ा मोहन को देने के लिए तैयार हूं, जिससे खेती करके ये बेचारा अपना जीवन यापन कर सके। इतना तो मैं कर ही सकता हूं महाराज। मोहन ने चौंक कर पूछा, क्या? अरे कहीं तुम उस छोटे से खेत के टुकड़े की बात तो नहीं कर रहे हो जो कि बंजर पड़ा हुआ है? हाँ तुमने सही पहचाना, वही खेत मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब भला इससे ज्यादा मैं क्या करूं? खेत तो खेत है महाराज। राजा आदित्य ने कहा, बस ठीक है, आज से मोहन का खेत जमींदार का हुआ और जमींदार जो खेत का टुकड़ा मोहन को दे रहा है वो मोहन का हुआ। बस अब तुम सब यहां से जा सकते हो। मोहन मुंह लटकाकर अपने घर पर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन की आंखों में आंसू देखकर उसकी पत्नी बिंदिया मोहन से बोली, आखिर आपको लोगों की भलाई करके क्या मिला? आप तो सड़क पर आ गए। नहीं बिंदिया नहीं, मुझे अब भी उसी कहावत पर विश्वास है, कर भला तो हो भला। वो सब तो ठीक है, पर हमारा उपजाऊ खेत हमसे छिन गया। उस जमींदार ने हमसे हमारा उपजाऊ खेत छीन के अपनी बंजर जमीन का टुकड़ा हमें दे दिया। क्या आप उस पर खेती कर पाएंगे? मोहन बोला, मुझे जमींदार से कोई शिकायत नहीं है बिंदिया। अरे वो तो नियत का मारा है ही। मुझे तो दुख इस बात का है, शिकायत इस बात की है कि मेरे मित्र ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं नहीं समझ पाया कि मेरा मित्र ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले दिन मोहन जमींदार के दिए हुए बंजर खेत पर पहुंच गया। तभी मोहन ने देखा कि बंजर जमीन के सामने घनी झाड़ियों में दो सैनिक छुप के बैठे हुए थे। मोहन दबे पांव उनके करीब चला गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों सैनिक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्यों, तुमने योजना ठीक से तो बना ली है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम राजा आदित्य के महल में पकड़े जाएं। अरे भाई चिंता ना करो, राजा आदित्य का मंत्री हमसे मिला हुआ है। रात में हमें महल का मुख्य दरवाजा खुला मिलेगा। आज रात हम दोनों राजा आदित्य की हत्या करके वापस आ जाएंगे। इतना बोलकर वो दोनों सैनिक वहां से चले गए। उनके जाते ही मोहन अपने आप से बोला,
महाराज की जान तो खतरे में है। इतना बोलकर मोहन दौड़ता हुआ राजमहल की ओर चला गया। राजमहल के बाहर उसकी नजर राजा आदित्य के पुत्र राजकुमार वीर पर पड़ी। मोहन दौड़ता हुआ राजकुमार वीर के पास पहुंचकर सारी घटना बताने लगा, जिसे सुनकर राजकुमार वीर ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? मोहन ने बताया, मैंने अपने कानों से उन दोनों की बात सुनी थी। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ राजमहल। यह सूचना तुम स्वयं महाराज को सुनाना। नहीं नहीं राजकुमार, आप स्वयं इस बात की सूचना अपने पिताजी को दे दें। अरे कैसे इंसान हो तुम, क्या तुम्हें इनाम नहीं चाहिए? मोहन राजकुमार की बात का कोई जवाब दिए बगैर वहां से सीधे बंजर खेत में आ गया और वहां पर कड़ी धूप में हल चलाने का प्रयास करने लगा। तभी मोहन को ऐसा लगा जैसे कि धरती के अंदर कोई भारी वस्तु गड़ी हुई है। मोहन तुरंत धरती को खोदने लगा। कुछ ही देर में मोहन ने देखा कि जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा पुराना बड़ा संदूक दबा हुआ था। मोहन ने जैसे ही उस संदूक को खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट गईं। उस संदूक में सोने हीरे मोती जगमगा रहे थे। मोहन उस बड़े से बक्से को उठाकर अपने घर ले आया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। उसकी पत्नी इतना धन देखकर खुश होते हुए कहने लगी, आप बिल्कुल सही कहते थे, कर भला तो हो भला। आपकी जो जमीन जमींदार ने हड़प ली है, अब तो आप उस जैसी सैकड़ों जमीन खरीद सकते हैं। मगर मोहन नहीं जानता था कि उन दोनों की बातें बाहर प्रताप भी सुन रहा था। प्रताप ने झांक कर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वो सोचने लगा, अरे ये तो फिर से बहुत ज्यादा धनवान हो गया, मुझे ये बात तुरंत जमींदार को बतानी पड़ेगी। प्रताप तुरंत जमींदार के पास चला गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार, तुमने डींगे हाँकने के लिए जो बंजर खेत मोहन को राजा के सामने दे दिए थे ना, अरे उसी बंजर जमीन में एक बहुत भारी पुराना संदूक निकला है जिसमें सोने चांदी भरे हुए हैं। उस सारे सोने चांदी पर तो तुम्हारा अधिकार हुआ ना। ये बात सुनकर जमींदार बोला, क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वो बक्सा मोहन से वापस ले लूंगा। अरे वो तो मेरा हुआ भाई। जमींदार प्रताप के साथ मोहन के घर पर चला गया और गुस्से से बोला, मोहन मुझे मेरा बक्सा वापस दो। वो सोने चांदी हीरे से भरा बक्सा मेरी बंजर जमीन पर निकला है, लाओ मुझे वापस करो। मोहन भी दृढ़ स्वर में बोला, बकवास बंद करो जमींदार, तुमने वो जमीन महाराज के सामने स्वयं मेरे नाम कर दी थी। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। उस जमीन से चाहे सोना निकले या मिट्टी, उस पर मेरा अधिकार है। जमींदार और प्रताप दौड़ते हुए राजमहल पहुंच गए। जमींदार राजा आदित्य से बोला, महाराज की जय हो। महाराज, आपने मोहन की जो उपजाऊ जमीन मेरे नाम की थी, उस उपजाऊ जमीन में एक बहुत पुराना सोने का बक्सा गड़ा हुआ था। यह सुनकर राजा ने आदेश दिया, सैनिकों मोहन को लेकर आओ। कुछ ही देर में मोहन वहां पर राजा आदित्य के सामने खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, जमींदार बता रहा है कि तुम्हारी उपजाऊ जमीन से सोने चांदी हीरे मोती का बक्सा निकला है, जबकि अब वो जमीन जमींदार की है। मोहन राजा से कहने लगा, जमींदार अब भी झूठ बोल रहा है महाराज। बक्सा जमींदार की बंजर जमीन से निकला है और आपने स्वयं ऐलान किया था कि आज से वो बंजर जमीन मेरी है। तभी प्रताप भी बोला, महाराज ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा बचपन का दोस्त है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूं। ये बहुत लालची है और अब जाकर मेरी समझ में आया कि ये लोगों की भलाई कैसे करता था, क्योंकि ये चोर भी है। तभी वहां पर राजकुमार वीर आ पहुंचा, जो मोहन को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। वीर अपने पिता से बोला, अरे पिताजी, ये तो वही इंसान है जिसने आपकी जान बचाई है। तुम कहना क्या चाहते हो? पिताजी, कल राज्य के गुप्तचर पकड़े गए हैं। यह सूचना इसने ही दी थी कि आस्तीन का सांप हमारा मंत्री है जो आपको मारना चाहता था। उसके बारे में भी इसी इंसान ने मुझे बताया था। मैं जल्दीबाजी में इसका नाम पूछना भी भूल गया था। मैंने इससे कहा था कि यह सूचना स्वयं महाराज को दे दे, वो तुम्हें इनाम देंगे, परंतु इसने मना कर दिया। यह सुनकर राजा आदित्य आश्चर्य से मोहन से बोला, मोहन, जब तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण सूचना मिली थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम चाहते तो इसके बदले में मुझसे बहुत सारा धन ले सकते थे। यह सुनकर मोहन ने कहा, महाराज, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई थी, कर भला तो हो भला। आपकी जान बचाना मेरा कर्तव्य था। सच्चा मनुष्य वही होता है जो भलाई के बदले में कुछ भी नहीं लेता। यह सुनकर राजा आदित्य ने कहा,
इस इंसान की सच्चाई मेरी समझ में आ चुकी है और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इसके साथ कितना अन्याय किया। वो क्रोधित स्वर में प्रताप और जमींदार से बोला, तुम दोनों सीधी तरह से सच उगल दो, नहीं तो तुम दोनों की गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग करवा दूंगा। बोलो। जमींदार और प्रताप बुरी तरह से घबरा गए और सारी सच्चाई बता दी। राजा आदित्य गुस्से से उन दोनों की गर्दन उनके धड़ से अलग करने ही वाला था कि तभी मोहन राजा आदित्य से बोला, महाराज, मेरी आपसे एक विनती है, इन्हें क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, अरे कैसे इंसान हो तुम? इन दोनों ने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, फिर भी तुम इनकी जान बचा रहे हो। मोहन ने कहा, मैं फिर से अपना वाक्य दोहराना चाहता हूं महाराज, कर भला तो हो भला। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा करना चाहा, मगर देखिए ना किस्मत ने मुझे क्या दे दिया। जमींदार के खेत से जो पुराना गड़ा हुआ धन मुझे मिला, उससे मैं अपने खेत जैसे सैकड़ों खेत खरीद सकता हूं महाराज। और तो और जमींदार के खेत से ही मुझे आपके खिलाफ हो रहे षड्यंत्र का भी पता चला। यह सुनकर राजा आदित्य मुस्कुराते हुए मोहन से बोला, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा मोहन, कर भला तो हो भला। लेकिन फिर भी मैं इन दोनों को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इन्हें आजाद करना ठीक नहीं होगा। आगे जाकर ये तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य करेंगे, नहीं तो फिर ये किसी दूसरे को बर्बाद करेंगे, क्योंकि इनकी नियति खराब है। जमींदार ने जो खेत बेईमानी और धोखे से तुमसे हड़पा था, वो खेत अब से फिर से तुम्हारा हुआ। इतना बोलकर राजा आदित्य अपने सैनिकों से बोला, सैनिकों, इन दोनों को घसीटते हुए कारागार में डाल दो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।